सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद। आज हम मुख्य तौर पे राजनीति विज्ञान, स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। चौथा जो चैप्टर है वो मुख्यतः भारत के विदेश के साथ में संबंध, भारत किन किन राष्ट्रों के साथ में अपने संबंध स्थापित करता है, अपन देखने का प्रयास करेंगे कि 1947 से लेके अभी 2025 तक भारत जो है वो किस प्रकार से विभिन्न राष्ट्रों के साथ में अपने संबंधों को बना पाता है, जिसमें कुछ ऐसे संबंध रहे जिनमें शत्रुता पैदा हुई, कुछ ऐसे संबंध रहे जिसमें मित्रता पैदा हुई। उन तमाम संबंधों को अपन समझने का प्रयास करेंगे और कौन से ऐसे घटनाक्रम हुए जिनके बाद में भारत उन राष्ट्रों पे अटूट विश्वास नहीं कर पाता है, उन सभी तमाम संबंधों के बारे में अपन बारीकी से अध्ययन करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत जो है उसके विदेश के साथ में संबंध। आपको पता होना चाहिए, एक समय ऐसा हुआ करता था जब इस दुनिया को विभिन्न राष्ट्रों के बारे में जानकारी नहीं हुआ करती थी। वो केवल और केवल अपने देश तक ही सीमित रहना चाहते थे, अपने देश तक ही विकास कार्यों को करना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे भौगोलिक खोजें हुई, उसके बाद तमाम उन यात्रियों ने एक स्थान को ऐसा खोजा जैसे अमेरिका है, भारत है, और उन तमाम राष्ट्रों को खोजने का प्रयास किया जो एक दूसरे से अनजान हुआ करते थे। देखते ही देखते अत्याधुनिक और आधुनिक समय का दौर चला, और उस आधुनिक समय के दौर में तमाम वो राष्ट्र एक साथ एक पटल पे आते हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें एक ही वर्ड प्रभावित करता, वह है संबंध। भारत जो है सन 1947 ईस्वी में आज़ाद होता है। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, और आपको पता होना चाहिए भारत आज़ाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है सन 1945 ईस्वी में ख़त्म हुआ। इसके 2 साल बाद भारत 1947 ईस्वी में आज़ाद होता है। इस समय कठिन परिस्थितियां थी। आपको पता होना चाहिए, जैसे ही भारत को आज़ादी मिली, यह आज़ादी केवल ऐसे ही नहीं मिली थी कि कोई फोकट में दे दिया। आपको पता होना चाहिए सन 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही हमें 2 साल बाद में क्या दी जाती है मेरे दोस्तों? आज़ादी दी जाती है। यानी 1947 ईस्वी में हम आज़ाद होते हैं। अब आप देखिए, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था उसमें मुख्य तौर पे एक राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा जो राष्ट्र है वो सोवियत संघ, तीसरा राष्ट्र फ्रांस, चौथा राष्ट्र ब्रिटेन, और 5वां राष्ट्र चीन। अब आप देखिए मेरे दोस्तों, भारत 1947 ईस्वी में जब आज़ाद होता है, इस समय भारत के ऊपर किसका नियंत्रण था? ब्रिटेन का नियंत्रण था। यानी ब्रिटेन जो है वो भारत को भी कब्जे में करके रखा हुआ है, और इसके साथ साथ में वो द्वितीय विश्व युद्ध को भी जीतना चाहता है। ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश हुआ करते थे, अर्थात जिन जिन राष्ट्रों को उसने गुलाम बनाया था, उन राष्ट्रों में ब्रिटेन की धीरे धीरे पकड़ कमजोर होती जा रही थी। उसमें अपना एक राष्ट्र ये भारत भी है, और भारत ये चाहता है कि मुझे आज़ादी मिले। लेकिन ब्रिटेन इसको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ से आर्थिक संसाधनों की वो निकासी कर रहा है,
आर्थिक संसाधनों को वो ब्रिटेन में ले जाकर स्थापित कर रहा है और भारत को लूट रहा है। एक ऐसे राष्ट्र को कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो। भारत ये चाहता था कि मुझे आज़ादी मिले, लेकिन ब्रिटेन चाहता था कि इसको क्या नहीं मिलनी चाहिए, आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ब्रिटेन सन 1939 से लेके 1945 ईस्वी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझा हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब उलझा हुआ है तो इसको यहां पर पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अपने संसाधनों को द्वितीय विश्व युद्ध में लगाना पड़ता है, अपने संसाधनों को बड़ी ताकत के साथ में इस वर्ल्ड वॉर को जीतने में लगाना पड़ता है। इसलिए वो तमाम राष्ट्र धीरे धीरे ब्रिटेन की नजर से, ब्रिटेन की ताकत से दूर होते जा रहे थे। अब भारत जो है 1947 में जैसे ही आजाद होता है, उपनिवेश की जंजीरों से उसको छुटकारा मिलता है, तो भारत के जो बड़े तमाम उस समय के नेता हुआ करते थे, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती हुआ करती थी कि अब अपने राष्ट्र का विकास कैसे किया जाए, अपने राष्ट्र में राजनीतिक व्यवस्थाओं को किस तरह से स्थापित किया जाए, अपने राष्ट्र में किस प्रकार से प्रगति की जाए, अपने राष्ट्र को गरीबी के जाल से कैसे छुटकारा दिलाया जाए। ये तमाम उन राष्ट्र के जो बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, जो ब्रिटेन से आजाद हो रहे हैं, उन सभी के सामने ये तमाम समस्याएं पैर पसारे पड़ी हुई थी। अब मेरे दोस्तों, यहां पर होता क्या है, भारत 1947 में जैसे ही आजाद होगा, भारत के सामने दो विकल्प ही मौजूद हुआ करते थे कि आप केवल और केवल दो विकल्पों को चुनिए और इन्हीं विकल्पों के साथ अपने देश की प्रगति कीजिए। आपको ध्यान ये रखना है, सन 1945 में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो मेरे दोस्तों शीत युद्ध का दौर चल जाता है। और ये जो शीत युद्ध है दो राष्ट्रों के बीच में चल रहा था। एक राष्ट्र यूएसए है और दूसरा राष्ट्र जो है वो सोवियत संघ है। जितने भी नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनके सामने ऑप्शन दो ही रखे गए, या तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का क्या कीजिए, नेतृत्व के साथ में जुड़िए। मेरे साथियों, ये नव स्वतंत्र राष्ट्र कौन से थे, यानी जो नए नए आजाद हुए हैं, वो तमाम राष्ट्र किसके साथ में रहकर काम करना चाहते हैं, इन्हीं के साथ में रहकर काम करना चाहते हैं। क्योंकि इन दोनों के, इन स्वतंत्र राष्ट्रों के पास दो ही विकल्प है, दो विकल्पों के अलावा इनके पास में कोई दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प इनके पास में मौजूद नहीं है। अब मेरे दोस्तों, इनमें अपना राष्ट्र भारत भी है जो आजाद नया नया हुआ है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री सन 1946 में, क्योंकि जैसे ही 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उसमें अंतरिम सरकार का नेतृत्व भारत के जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। ये जवाहरलाल नेहरू मेरे दोस्तों आदर्शवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और इनको भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जैसे ही इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो इन्हीं के पास में विदेश मंत्रालय भी हुआ करता था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री थे भारत के। भारत के प्रधानमंत्री भी है और भारत के विदेश मंत्री भी है। अब संपूर्ण जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू पे टिकी हुई है कि वो अपने देश को किस ओर लेकर जाना चाहते हैं, यानी साम्यवादी विचारधारा की तरफ लेकर जाना चाहते हैं या फिर पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का जो रुख था वो मुख्य तौर पे सोवियत संघ की तरफ ज्यादा था। यानी
सोवियत संघ की जो साम्यवादी विचारधारा है, इस साम्यवादी विचारधारा की तरफ उनका रुख प्रबल है। ये साम्यवादी विचारधारा जवाहरलाल नेहरू को प्रभावित कर रही थी और इसके पीछे वजह यह थी, जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि हम अभी अभी आजाद हुए हैं और हम ये नहीं चाहते कि पूंजीवादी व्यवस्था में हम फिर से जकड़ जाए। हम ये नहीं चाहते कि पूंजीवादी व्यवस्था फिर से नव उपनिवेश को बढ़ावा देने लग जाए। हम ये नहीं चाहते कि बड़ी बड़ी कंपनियों का गरीब लोगों के ऊपर आधिपत्य हो जाए। तो जवाहरलाल नेहरू एक ही बात चाहते थे कि वो साम्यवादी विचारधारा के साथ में अपने देश का क्या करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। लेकिन अगर साम्यवादी विचारधारा के साथ में प्रत्यक्ष रूप से या फिर सीधा रुख अपना लिया गया तो मेरे दोस्तों, पूंजीवादी व्यवस्था का नेतृत्व करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से नाराज हो जाएगा। और जैसे ही भारत से नाराज होगा तो मेरे साथियों, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, केवल और केवल भारत को सोवियत संघ पे डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से, अपनी सूझबूझ से और अपनी दूरदर्शिता का परिचय उन्होंने देते हुए सोवियत संघ को भी थोड़ा सा किनारे किया और अमेरिका जो है संयुक्त राज्य, उसको भी थोड़ा सा क्या किया, नजरअंदाज किया और ये कहा कि हम दोनों के साथ में ही रहकर अपने देश का विकास करना चाहते हैं। मेरे साथियों, ये धीरे धीरे प्रक्रिया उस समय चल रही थी जिस समय भारत नव रूप से नव स्वतंत्र राष्ट्र अभी विश्व के पटल पर उभर कर आया था। अब धीरे धीरे मेरे साथियों, अपन को समझने वाली बात यहाँ पे यह है कि भारत के प्रधानमंत्री अर्थात जवाहरलाल नेहरू जो है वो किस प्रकार से अपने विदेश के संबंधों को स्थापित करने में सफल हो पाते हैं। यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, बस केवल और केवल संक्षिप्त में आपको इतना ही समझना है कि भारत उस समय एक गरीब राष्ट्र था, नव स्वतंत्र राष्ट्र था और धीरे धीरे वो विकास की गति को पकड़ना चाहता था।